नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। बात श्रीलंका की, वहां के दिशानायके सरकार की। श्रीलंका में जो परिवर्तन हुए उस पर चर्चा बहुतेरे तरीके से हो रही है, मायने भी बहुतेरे निकाले जा रहे हैं। लेकिन मैं एक वीडियो में खास विश्लेषण के साथ हाजिर हुआ था। वह विश्लेषण था समकालीन चिंतन के संपादक डॉक्टर राम कबींद्र का। उसमें उन्होंने पड़ताल की थी कि श्रीलंका की दिशानायके सरकार की दशा दिशा क्या होगी। तो दूसरी कड़ी लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आगे बढ़कर विश्लेषण है, छूट गए सवालों को जोड़ते हुए विश्लेषण है। और उस विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि दिशानायके सरकार की तुलना लेनिन सत्ता से नहीं हो सकती। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की दिशानायके सरकार की दिशा क्या होगी शीर्षक से मेरी पिछली टिप्पणी पर एक फेसबुक मित्र ने मुझे आश्वस्त करने के अंदाज में लिखा कि दिशानायके की नई आर्थिक नीति लेनिन जैसी होगी, चीनी पुट के साथ। उन्होंने यह भी बताया कि यह विचार दक्षिण भारत के राज्यों में रह रहे कुछ श्रीलंकाई मित्रों का है। यह विचार जिसका भी हो सिर्फ दिवा स्वप्न भी हो सकता है। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाने के पहले 3 काम कर लिए थे। जार, उसके रिश्तेदारों और बड़े जागीरदारों की जमीन जब्त कर जोतने वालों में बांट दी थी। बड़े उद्योगियों व बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और 4 वर्षों के गृह युद्ध के दौरान देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी प्रतिरोध की रीढ़ तोड़ दी थी। श्रीलंका में ऐसा कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता है नहीं हुआ है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 2022 के जन विद्रोह में जेबीपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी भूमिका थी और यह अच्छी बात थी। फिर भी उसकी पराकाष्ठा थी कि राष्ट्रपति के भागने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति की शैया पर विश्राम किया था, उनके तालाब में तैरने और किचन का स्वाद भी लिया था। लेकिन उसी समय का यह भी सच है कि पुलिस और सेना ने राष्ट्रपति भवन को खाली करा लिया था। उसी तर्ज पर बांग्लादेश में भी आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री निवास में लूटपाट मचाई थी, लेकिन दोनों मामलों में सत्ता पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही रह गई थी। इसलिए 19 और दिशानायके की भावी नीतियों की तुलना अक्टूबर क्रांति से नहीं की जा सकती। दोनों में बुनियादी फर्क है। आखिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों होती है कि आम लोग और वामपंथी कार्यकर्ता झांसे में आकर हर जुझारू आंदोलन को क्रांति समझने लगते हैं? उसमें लाल झंडा हो तो उत्साह और बढ़ जाता है। वे कैसे भूलते हैं कि सोवियत संघ और चीन में क्रांति का पतन और पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विकास लाल झंडा थामने वालों के नेतृत्व में ही हुआ है। इन अनुभवों के आधार पर लोग यह निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल पाते हैं कि सर्वहारा क्रांति और समाजवाद की हत्या करने वालों ने यह काम लेनिन के नाम का जाप करते हुए किया था? इन लोगों को सचेत रहने के लिए हमें साफ साफ समझना होगा कि मजदूर वर्ग की राजनीति के मूल तत्व क्या हैं। इसके 3 मूलभूत तत्व हैं, या यूं कहें कि मार्क्सवादी राजनीति के 3 स्तंभ हैं। मजदूर वर्ग के हाथ में सत्ता हो और सत्ता का स्वरूप सर्वहारा अधिनायकत्व हो। इस सत्ता का उपयोग मजदूर वर्ग धीरे धीरे पूंजीपतियों के उत्पादन के साधनों को राज्य के अधीन करने के लिए करे, जो निश्चय ही बलपूर्वक होगा। उसका तीसरा स्तंभ है सर्वहारा राष्ट्रीयतावाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद। इनमें किसी भी स्तंभ के कमजोर पड़ने या लड़खड़ाने का अर्थ है संशोधनवादी भटकाव को जन्म देना। सोवियत संघ में ख्रुश्चोव और चीन में देंग के उदय के बाद उपर्युक्त 3 शब्द सर्वहारा अधिनायकत्व, पूंजीवादी संपत्ति संबंध का खात्मा और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता धीरे धीरे राजनीतिक परिचर्चा से लुप्त होते चले गए हैं। साथ ही दुनिया भर के पूंजीवादी विचारकों ने सुनियोजित ढंग से इन मूल मार्क्सवादी अवधारणाओं को दरकिनार कर समाजवाद का जाप करने वाले वामपंथियों पर ही मार्क्सवाद का मुलम्मा चढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही जब इन लोगों की सत्ता विफल होकर चकाचौंध खो देती है तो उतनी ही ऊंची आवाज में वे मार्क्सवाद की विफलता का भी उद्घोष करते हैं। दिशानायके के मामले में भी यही नीति काम कर रही है। लेनिन की नीतियों में साम्राज्यवाद का विरोध और उनकी सत्ता के अधीन उत्पीड़ित देशों की मुक्ति का सवाल केंद्रीय
महत्व का था। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के उत्पीड़न का विरोध दुनिया के मजदूर वर्ग का केंद्रीय कार्यभार था। वैसे भी मार्क्सवाद की बुनियादी बात है कि मजदूर वर्ग अन्य वर्गों समूहों को मुक्त किए बगैर अपनी मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ दिशानायके और उनकी पार्टी तमिल अल्पसंख्यकों के मुक्ति संघर्ष का समर्थन करने के बजाय सिंघल अंधराष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। इस मामले में वे भारतीय वामपंथियों से भी अलग हैं। भारत के अलग अलग खेमों में बिखरे वामपंथियों के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद चाहे जितने गहरे हों, वे जातीय, धार्मिक, लैंगिक, भाषाई यानी हर तरह के अल्पसंख्यकों के पक्ष में और दमनकारी राज्य के खिलाफ खड़े होते हैं। उनके प्रतिरोध की सीमा चाहे जो हो। इतिहास के कई उदाहरणों को छोड़ भी दें तो नेपाल में प्रचंड का उदाहरण गौर करने लायक है। लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद भी उनका हश्र क्या हुआ, यहाँ याद करने लायक है कि कुछ अधकचरे मार्क्सवादियों ने प्रचंड विचारधारा की घोषणा तक भी कर दी थी, लेकिन उसका अंत पूंजीवादी बदलाव तक सिमट कर हो गया। ऐसी ही दिशानायके के नेतृत्व में श्रीलंका की भी होगी। थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश भले हो, लेकिन मेहनतकश आवाम के पक्ष में बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता। तो यह दूसरा विश्लेषण था डॉक्टर राव कविंद्र का। पहले विश्लेषण पर भी प्रतिक्रिया आई थी, सकारात्मक बातें भी थी, कुछ हद तक नकारात्मक भी रही। तो विचारों को रखने का मतलब यही होता है कि उस पर संवाद हो और फिर हम सही दिशा में निष्कर्षों के आधार पर आगे बढ़ सकें। तो आप इसे भी संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और मुझे प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अब तक अगर न्यूज़लेटर मित्रा के रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।